भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की पहाड़ियां आज एक बार फिर चर्चा में हैं। लेकिन ये चर्चा किसी बयान या बहस की वजह से नहीं, बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक अहम कानूनी निर्णय की वजह से है। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये तय होगा कि कौन सा क्षेत्र कानून की नज़र में अरावली माना जाएगा और कौन सा नहीं। और जब किसी क्षेत्र की पहचान बदलती है तो उससे जुड़ा पर्यावरण संरक्षण और खनन से जुड़े कानून भी बदल जाते हैं। अब सबसे पहले एक बुनियादी सवाल समझते हैं। किसी भी पहाड़ी या वन क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा तभी मिलती है जब कानून ये साफ करे कि वो क्षेत्र किस श्रेणी में आता है। अरावली को लेकर कई वर्षों से यही अस्पष्टता बनी हुई थी। इसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस नई परिभाषा को मंजूरी दी है, उसके अनुसार केवल वही भू आकृतियां अरावली मानी जाएंगी जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हों। इसके साथ साथ उन पहाड़ियों के ढलान और उनसे जुड़े इलाके भी अरावली क्षेत्र में शामिल होंगे। कानूनी भाषा में कहें तो 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अब अपने आप अरावली नहीं मानी जाएंगी। हालांकि इस परिभाषा में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। अगर दो ऐसी पहाड़ियां जो इस परिभाषा में आती हैं एक दूसरे से 500 मीटर के भीतर स्थित हों तो उनके बीच की जमीन भी अरावली क्षेत्र मानी जाएगी, भले ही उस जमीन की ऊंचाई 100 मीटर से कम क्यों न हो। ये अपवाद इसलिए रखा गया है ताकि पहाड़ियों के बीच का प्राकृतिक संतुलन कानूनी सुरक्षा से बाहर ना जाए। अब सवाल उठता है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट ने ये परिभाषा केंद्र सरकार की सिफारिश पर स्वीकार की है। ये सिफारिश भूवैज्ञानिक रिचर्ड मर्फी द्वारा सुझाई गई एक वैज्ञानिक वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। अदालत का मानना था कि कानूनी परिभाषा किसी स्वीकृत वैज्ञानिक आधार पर होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में एक दूसरा दृष्टिकोण भी सामने आया। ये दृष्टिकोण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई का था। एफएसआई के अनुसार राज्य की न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर स्थित भूमि और कम से कम 3 डिग्री ढलान वाली जमीन को अरावली माना जाना चाहिए। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये फॉर्मूला अपनाया जाता तो अरावली का संरक्षित क्षेत्र काफी बड़ा होता। अब इन दोनों में असली फर्क समझते हैं। नई परिभाषा आधारित है लोकल रिलीफ पर, यानी पहाड़ी के आसपास की सबसे निचली जमीन। वहीं एफएसआई का फॉर्मूला आधारित था लोकल एलिवेशन पर, यानी समुद्र तल से राज्य की न्यूनतम ऊंचाई। उदाहरण के लिए राजस्थान में ये स्तर लगभग 115 मीटर है। इसी फर्क की वजह से विरोध भी सामने आया। विरोध करने वालों का कहना है कि एफएसआई के फॉर्मूले से राजस्थान के 15 जिलों में 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र अरावली के अंतर्गत आता। लेकिन नई परिभाषा के कारण करीब 99% पहाड़ियां अरावली की कानूनी परिभाषा से बाहर हो सकती हैं। ये विरोध भावनात्मक नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण कानून से जुड़ा हुआ है। सरकार का पक्ष अलग है। सरकार का कहना है कि नई परिभाषा के बावजूद अरावली का 90% से अधिक हिस्सा संरक्षित क्षेत्र में ही रहेगा। सरकार के अनुसार इस परिभाषा से संरक्षण कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा स्पष्ट होगा। सबसे बड़ी चिंता खनन को लेकर है। अगर कोई क्षेत्र अरावली की परिभाषा से बाहर हो जाता है तो वो कानूनी सुरक्षा से आंशिक रूप से बाहर जा सकता है, और यही वजह है कि छोटी पहाड़ियों और टीलों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अरावली को लंबे समय से दिल्ली के फेफड़े कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त शर्तें भी रखी हैं। कोर और अविच्छिन्न क्षेत्रों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। टाइगर रिजर्व, इको सेंसिटिव जोन, आर्द्र भूमि और प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा कोई नया खनन पट्टा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद एक वैज्ञानिक प्रबंधन योजना तैयार न कर ले। इस पूरे मामले से एक बात साफ है, पर्यावरण से जुड़े मामलों में कानून का उद्देश्य न सिर्फ विकास है और न ही सिर्फ रोक। कानून का असली उद्देश्य है संतुलन, और अरावली से जुड़ा ये फैसला उसी संतुलन को समझने की एक महत्वपूर्ण मिसाल है। अगर चाहो तो अगले ऑडियो लेसन में हम समझ सकते हैं पर्यावरण मामलों में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका या खनन और पर्यावरण कानून का पूरा ढांचा। कानून शिखों के साथ सीखते रहिए।